नमस्कार। हम लोगों का बिहार स्पेशल का सीरीज चल रहा है और हिस्ट्री से रिलेटेड ये सीरीज है और इसी क्रम में ये तीसरा वीडियो है। जहाँ तक हम लोग देख कर चुके हैं उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं धीरे धीरे। ये स्पेसिफिक बिहार से ही रिलेटेड है, तो इसमें ज़्यादा आप यह उम्मीद न करें कि हम लोग मेन स्ट्रीम हिस्ट्री को देखेंगे, लेकिन हाँ, जितना इम्पोर्टेंट जो फैक्ट आएंगे उस पर पूरा विश्लेषण जरूर होगा। हम लोगों ने ये पढ़ा कि एक तरह से कहा जाए कि सल्तनत के फुल कंट्रोल में जो बिहार आया था वह तुगलक पीरियड में आया था। हम लोगों ने इस बात को पढ़ा और बिहार का नाम बिहार भी तुगलक काल में ही पड़ा। हम लोग यहाँ से इस बात को अब शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जब इन्होंने बहुत सारे बिहार देखे तो वहाँ से यह नाम धीरे धीरे शब्द ऐसे ऐसे बनते हुए बिहार पड़ गया। एक प्रश्न आता है कि किस सल्तनत कालीन एक सुल्तान का एक फारसी शिलालेख हमें बिहार शरीफ से मिलता है। ठीक है, तो सुल्तान है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ध्यान रखेंगे, फिरोज शाह तुगलक का एक फारसी शिलालेख बिहार शरीफ नालंदा से प्राप्त होता है। 14वीं शताब्दी में तिरहुत में किस शासन का स्थापना हुई? आपको पता होगा कि तिरहुत में पहले कर्नाट राजवंश था। कर्नाट राजवंश की समाप्ति के बाद वहां पर एक नए राजवंश का उदय हुआ, वह था ओनिवर राजवंश। ठीक है, ओनिवर राजवंश, कई बार OINI भी बोलते हैं, ओनिवर डायनेस्टी। ठीक है, तो याद रखेंगे मिथिला क्षेत्र में पहले कर्नाट राजवंश आता है, फिर ओनिवर आता है। ओनिवर के बाद दरभंगा के राजा जो आप जानते हैं, वहां से वह कहानी शुरू होती है। नाथ ठाकुर, ठीक है, माना जाता है 1325 में यह राजवंश, वैसे 1325 से लेकर के 1526 यानी कि पानीपत के युद्ध तक है। और नाथ ठाकुर इसके फाउंडर माने जाते हैं। वैसे बहुत सारे राजा और भी हुए, अंतिम राजा माना था लक्ष्मी नाथ सिंह। लक्ष्मी नाथ सिंह ओनिवर डायनेस्टी के अंतिम है, पहले है नाथ ठाकुर। ठीक है, और होता यह है कि लक्ष्मी नाथ सिंह जो अंतिम है, इनको मार दिया जाता है नुसरत शाह के द्वारा। नुसरत शाह जो बंगाल के शासक हैं, आपको पता होगा जब पानीपत का युद्ध चल रहा था तो उस समय नुसरत शाह ही बंगाल के ऑल इन ऑल थे। जब घाघरा का युद्ध हुआ तो बिहार बंगाल की जो ज्वाइंट अफगान आर्मी थी, तो उस समय बंगाल के जो ऑल इन ऑल हैं वो भी नुसरत शाह है। तो नुसरत शाह बंगाल के ऑल इन ऑल थे, जो आगे चलकर बिहार में भी बहुत बड़े क्षेत्र पर राज करेंगे। वही नुसरत शाह ने लक्ष्मीनाथ सिंह को पराजित कर दिया और बिहार के एक बड़े क्षेत्र पर शासन किया। ओनिवर राजवंश मिथिला, तो मिथिला क्षेत्र में पहले कर्नाट, फिर ओनिवर, फिर बंगाल के नुसरत शाह आ जाते हैं। आगे ओनिवर राजवंश, ये थोड़ा सा वनवार लिखा हुआ ओनिवर होगा। ओनिवर राजवंश के एक राजा हैं शिव सिंह। ठीक है, इन्हीं के दरबार में जो प्रसिद्ध कवि हैं विद्यापति, वो रहते थे, याद रखेंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। झारखंड शब्द का पहली बार प्रयोग बिहार के जो जंगली क्षेत्र हैं उनके लिए झारखंड शब्द का पहली बार प्रयोग 13वीं शताब्दी के एक ताम्र लेख में पाया जाता है। ताम्र लेख, याद रखेंगे, ताम्र लेख में पाया जाता है। ठीक है, भोजपुर में उज्जैनी राजवंश के संस्थापक कौन है? शैतान सिंह। ठीक है, उज्जैनी राजवंश के संस्थापक कौन है? शैतान सिंह है। माना जाता है कि ये जो मालवा के परमार है, उन्हीं की एक शाखा है जो उज्जैनी राजवंश में आकर के बैठ जाते हैं और उस क्षेत्र में धीरे धीरे उन्होंने शासन किया, भोजपुर वाले क्षेत्र में। इनका शासन कभी बहुत बड़े क्षेत्र पर इस राजवंश का, कभी बहुत छोटे क्षेत्र पर होता रहा। इसी राजवंश के लोगों को आप
अंतिम समय तक आप जानते हैं, जैसे कि कुंवर सिंह जो 1857 के रिवॉल्ट के हैं, अमर सिंह, सब इसी राजवंश के हैं। इस राजवंश के राजाओं को जगदीशपुर के राजा, बक्सर के राजा, ठाकुर साहब, डुमराव के महाराजा, भोजपुर के राजा, इन सब से आप जानते हैं, आप सब समझ रहे हैं। तो ये जो इस्टेब्लिश हुआ, ये लंबे समय तक चलता चला गया इनका। शुरुआत में होता क्या कि चेरों के साथ, ठीक है, चेरों के साथ इनका बहुत ज़्यादा, यानी कि उज्जैनी राजवंश का एक तरह से मामला गबड़ाता है। क्योंकि होता क्या कि पाल राजवंश के समाप्त होने के बाद, ध्यान दीजिएगा, पाल राजवंश के समाप्त होने के बाद बिहार, थोड़ा सा बिहार, थोड़ा पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड, इन क्षेत्रों में पाल राजवंश की समाप्ति के बाद चेरों का शासन आया था, और चेरों का शासन, और उसी समय उज्जैनी राजवंश की स्थापना हो रही। तो इनको पहले अपने वाले क्षेत्र में जो चेर शासन कर रहे थे उसको हटाए ये लोग, और तब जाकर के इन्होंने शासन किया। अंतगतवा चेर भी बहुत समय तक रहे, 90s तक चेर रहे हैं, लेकिन इनका मेन एरिया पलामू हो गया। कभी एक समय इन्होंने बहुत बड़े क्षेत्र पर शासन किया, लेकिन अंत में बहुत छोटा होते होते चले गए, और अंत में चेरों का शासन सिर्फ पलामू तक ही सीमित रह गया। ठीक है, तो याद रखेंगे, पहला बात तो यह है कि भोजपुर में उज्जैनी राजवंश की स्थापना पाल राजवंश के समाप्ति के बाद हुआ है। पाल, और इसकी, इन्हीं को हम लोग जो कहते हैं डुमराव के राजा या बक्सर के राजा, इनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी शुरुआती चरण में चेर थे। चेर को इन्होंने कंटेन किया, आगे चलकर चेर पलामू तक ही सीमित रहे। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अब आगे आइए, अगला पॉइंट। बिहार में अफगान सत्ता की जो स्थापना हुई है, और उसका जो मेन जो लोग हैं जिन्होंने बिहार में अफगान सत्ता की स्थापना की, वह थे नोहानी राजवंश। ठीक है, याद रखेंगे, ये जो नोहानी है, नोहानियों के समय में ही एक अफगान ब्रांच है, जैसे लोदीज था, वैसे ही नोहानी जो है पख्तून जाति के बेसिकली ये लोग थे। तो उन्हीं के समय में क्या हुआ, बिहार में अफगान सत्ता की स्थापना हो गई। इसको आप समझेंगे आगे, या कहा जाए अफगान के अंडर में आ गया। कहानी कुछ ऐसी है कि सिकंदर लोदी के काल में क्या होता है कि बिहार के जमींदारों ने विद्रोह कर दिया। जब विद्रोह किया तो ये गए और जाकर के वहां पर भी उस विद्रोह को दबाया, सिकंदर लोदी। और जब दबाया तो इन्होंने दरिया खां नोहानी, याद रखेंगे, सिकंदर लोदी ने किसको, दरिया खां नोहानी को बिहार का और बंगाल का, दोनों का साथ मिला करके इन्होंने बना दिया इसको प्रशासक के, आप प्रशासक रहेंगे और आप रूल कीजिए। वो चले गए। उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, दरिया खां नोहानी का बेटा बहार खां नोहानी, ठीक है, दरिया खां नोहानी का बेटा बहार खां नोहानी, बहार खां नोहानी, ये आगे चलकर अपने आप को दिल्ली सल्तनत से अलग कर दिए और कहे कि हम यहाँ का बिहार का सुल्तान है। ठीक है, तो याद रखेंगे, इनका बेटा दरिया खां नोहानी को सिकंदर लोदी ने बनाया था। ठीक है, नोहानी बिहार में किस राजवंश के संस्थापक बने? असल में बेसिकली बिहार में जो नोहानी राजवंश की स्थापना है, उन्होंने मोहम्मद शाह नोहानी ने की है। आप कहेंगे सर नोहानी, मोहम्मद शाह नोहानी कहाँ से आ गया? अरे दरिया खां नोहानी का बेटा जो बहार खां नोहानी है, जब उसने अपने आप को सुल्तान बनाया ना, तो उसने अपने आप का नाम चेंज कर दिया और अपने आप को मोहम्मद शाह नोहानी कहा। यही मोहम्मद शाह नोहानी का वास्तविक नाम क्या है? बहार खां नोहानी। ठीक है, इसने अपने आप को दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र घोषित कर दिया। आगे चलिए, शेर शाह का पुराना नाम है शेर खां, और शेर खां का असली नाम है फरीद, जो हसन खां के पुत्र थे। सासाराम के जागीरदार हसन खां जो सासाराम के जागीरदार थे, उन्हीं का पुत्र था फरीद। फरीद को जो शेर खां की उपाधि दी गई थी, शेर खां की उपाधि दी गई थी, वह दी गई थी मोहम्मद नोहानी या बहार खां नोहानी के द्वारा। बहार खां नोहानी के द्वारा उसकी बोला जाता है, एक बार उसने एक शेर को मारा था फरीद ने, तो बहार खां नोहानी ने उस कैलिबर को देख करके उसको शेर खां कहा।
आगे चल करके मोहम्मद शाह नोहानी या बहार खान नोहानी ने अपने बेटे का ट्विटर उसे अपॉइंट किया। किसे अपॉइंट किया? शेर खां को। शेर खां को। और वो शेर खां जब उसकी पत्नी मर गई, यानी कि बहार खान नोहानी की वाइफ मर गई, दद्दू बेगम, जिसे लाड मलिका या दद्दू बेगम भी कहा जाता है, तो उसके बाद उसकी विधवा यानी दद्दू बेगम से उसने विवाह कर लिया, लाड मलिका या दद्दू बेगम से विवाह कर लिया, और इस ढंग से बिहार का ऑल इन ऑल बन गया। ठीक है, इस ढंग से शेरशाह सूरी, शेर खां जो है बिहार का ऑल इन ऑल ऐसे बना। मोहम्मद खान नोहानी के बाद जलाल खां बनते हैं हेड बिहार के, केवल कहने के लिए। मोहम्मद खान नोहानी के बाद यानी बहार खान नोहानी का जो बेटा हुआ जलाल खां, वो हेड बनता है, लेकिन कहने के लिए, क्योंकि सब कुछ शेर खां के हाथ में है, क्योंकि शेर खां ने उसकी माँ से शादी कर लिया, लाड मलिका या दद्दू बेगम, दोनों में से कुछ भी कहा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखें। आगे, और शेर खां चौसा के युद्ध में, जब 1539 में जो चौसा का युद्ध होता है, हुमायूं को हराता है वो चौसा के युद्ध में, वहां पर शेर खां अपने आप को शेरशाह कहता है। आगे, बिहार का अंतिम जो शासक था वो दाऊद खां किरकानी था। दाऊद खां किरकानी बिहार का अंतिम अफगान शासक है, याद रखेंगे, क्योंकि इसको पराजित कर देता है कौन? अकबर। ध्यान से सुन लीजिए, अकबर जो है वो कि किसी न किसी रूप से अफगान सत्ता बहुत लंबे समय तक चली। कहाँ चली? अकबर के शासनकाल तक चलते चली अफगान सत्ता। और दाऊद खां जो है वो हेड है, इसको हरा दिया गया, इसको पराजित किया गया। इसके लिए अकबर ने भेजा था मुनीम खां को। याद रखेंगे, मुनीम खां उस समय जौनपुर के गवर्नर थे, जौनपुर के गवर्नर थे, सूबेदार थे। उनको भेजा गया दाऊद खां को हराने के लिए, और दाऊद खां को हरा दिया गया 1574 में। याद रखेंगे, 1574 में मुगल अधिपत्य स्थापित हो गया था बिहार को। मुनीम खां को आगे चलकर बिहार और बंगाल दोनों का सूबेदार बना दिया गया। बिहार और बंगाल दोनों का सूबेदार मुनीम खां को बना दिया गया। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। यहां पर एक बात और भी याद रखेंगे, वो यह है कि जिस युद्ध में दाऊद खां को हराया गया, इस युद्ध में मुनीम खां के साथ टोडरमल और मान सिंह, राजा मान सिंह आप जान ही रहे हैं, भगवान दास का बेटा, वह भी इसमें शामिल था। ठीक है, याद रखेंगे। आगे, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? पहली बार पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया शेरशाह ने। उससे पहले बिहार शरीफ था, अब शेरशाह ने पटना को बनाया। याद रखेंगे, बिहार एक प्रांत बन गया मुगल का कब? अकबर के समय में। हमने आपसे पहले ही कह दिया, अकबर के समय में बन चुका था, क्योंकि बिहार जो है, बिहार पर कब्जा मुनीम खां 1574 में कर दिया। बिहार को एक प्रांत का दर्जा अकबर ने ही दे दिया था, 1580 में जाकर के अकबर ने दर्जा दिया। जब दर्जा दिया तो उसके बाद मान सिंह को बनाया गया हेड यहाँ का, और मान सिंह ने अपना काम करने के लिए रोहतास को अपना हेडक्वार्टर बनाया। वहाँ पर रोहतास में रोहतास का किले का निर्माण किया गया, बहुत सारी चीज़ों का और भी निर्माण किया मान सिंह ने। ठीक है, पटना नहीं। जहांगीर के समय शहजादा परवेज को बिहार का चीफ बनाया गया था, राज्यपाल या सूबेदार बना करके भेजा गया था परवेज को। याद रखिएगा इस बात। आगे, शहजादा अजीम को बनाया था औरंगजेब ने। किसने बनाया था? अजीम को बनाया था औरंगजेब ने। अजीम बेसिकली इसका पोता है औरंगजेब का, और बहादुर शाह फर्स्ट जो औरंगजेब के बाद राजा बनेंगे उसका वो बेटा है। इसी अजीम के नाम पर आगे चलकर पटना का नाम अजीमाबाद पड़ा। ठीक है, आगे, पहला मुगल शासक जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ, बेसिकली उत्तर मुगल शासक होंगे फर्रुख सिंह। ठीक है, उसका राज्याभिषेक पटना में हुआ है। ठीक है, आगे आइए। बिहार प्रांत बन गया स्वतंत्र, लेकिन आगे चल करके जब बंगाल ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और बंगाल के नवाबों का उदय हुआ, तब बंगाल धीरे धीरे बिहार बंगाल का पार्ट बन गया, आपको पता है। और बहादुर शाह के ही पीरियड में क्या हुआ? बंगाल के नवाबों का बिहार पर अधिकार हो गया। ठीक है, अकबर के समय प्रांत बनाया गया,
फिर जब बहादुर शाह आए तो फिर ये बिहार का पार्ट बन गया, लेकिन अब बिहार पार्ट जो बना वह बंगाल के सूबेदार का पार्ट नहीं बना, बंगाल सूबे का पार्ट नहीं बना, बल्कि बंगाल के नवाब का पार्ट बन गया। आगे चलिए, आगे अंग्रेजों के संरक्षण में किस मुगल बादशाह की ताजपोशी हुई थी? बिहार में अंग्रेजों के संरक्षण में किस मुगल बादशाह की ताजपोशी बिहार में हुई थी? शाह आलम सेकंड की हुई थी। ध्यान रखेंगे, शाह आलम सेकंड, जिसके समय दिल्ली पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया। आपको पता होगा 1803 में अंग्रेजों का आधिपत्य दिल्ली पर स्थापित हो गया। शाह आलम सेकंड है। शाह आलम पहले मुगल बादशाह हैं जो अंग्रेजों के पेंशनर भी बने। शाह आलम वही व्यक्ति हैं जो बक्सर के युद्ध का भाग भी हैं। ठीक है, आगे चलो। महेश ठाकुर को अकबर ने मिथिला का राज दे दिया और यही महेश ठाकुर अंततः है ना दरभंगा के राजा बने। दरभंगा के राजा मैंने जैसे ही कहा था आपसे, पहले करनाट, फिर ओनिवर और फिर दरभंगा के राजा। यहां से दरभंगा के राजा चलते चल जाएंगे महेश ठाकुर। आगे जहांगीर ने किसको बनाया था? परवेज को। औरंगजेब ने बनाया था अजीम को। शाहजहां के समय बंगाल का सूबेदार और बिहार का सूबेदार बना शाइस्ता खां। शाइस्ता खां याद रखिएगा ये भाई था मुमताज महल का। ठीक है, आगे चलिए। मुगल काल के किस वर्ष बिहार बंगाल का भाग मान लिया गया? 1733 में आकर के मान लिया गया दोबारा कि बंगाल का यह भाग बन चुका है बिहार। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सा पहला नायब नाजिम बना? राजा राम नारायण। जब बिहार बंगाल का भाग बन गया तो नवाब जो थे बिहार बंगाल के, उन्होंने बिहार के लिए एक नया वर्ड यूज किया, नायब नाजिम, यानी बिहार का प्रभारी। और इस रूप में राजा राम नारायण जो थे वो पहले नायब नाजिम बने। आगे आगे देखते हैं। आगे अंग्रेज जब भारत आते हैं तो उन्होंने भारत में पहली फैक्ट्री सूरत में स्टैब्लिश की। वैसे बिहार में उन्होंने पहली फैक्ट्री पटना में स्टैब्लिश की थी 1620 में, लेकिन ये असफल हो गया। 1621 में इसे बंद करना पड़ा, लेकिन वास्तविक सफलता इन्हें 1651 में हासिल हुई पटना में। और आज के तारीख में जो गुलजारी बाग प्रिंटिंग प्रेस है, ये वही है जहां पर इन्होंने 1651 में अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी पटना में, गुलजारी बाग। ठीक है, याद रखेंगे। वैसे बिहार आने वाला जो पहला कंपनी है वो पुर्तगीज ही होगा। 1576 में हुगली में उन्होंने पहली फैक्ट्री बिहार में स्टैब्लिश की थी, पुर्तगीज ने पहले, है ना। और अंग्रेजों को पहली बार सफलता 1651 में मिली, पटना में स्टैब्लिश किया, जो आज के तारीख में गुलजारी बाग प्रिंटिंग प्रेस है। आगे डचों यानी हॉलैंड की पहली फैक्ट्री 1662 में 32 में स्टैब्लिश हुई थी, जो आज के तारीख में पटना कलेक्टेरिएट के नाम से जाना जाता है। इसको भी आप जान लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है, आगे एक मिनट। डेनमार्क भी पटना पहुंचे। इन्होंने नेपाल कोठी 1774 में अपना एक फैक्ट्री स्टैब्लिश किया। आज की क्लास में हम लोगों ने इतना देखा। अगली क्लास में हम लोग इससे आगे और भी फैक्ट को देखेंगे। नमस्कार।